यह कहानी है आज से ठीक 14 साल पहले की, साल 2010, देहरादून की। देहरादून में एक परिवार रहता था जिसमें परिवार के मुखिया का नाम राजेश था, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और उनकी पत्नी का नाम अनुपमा था। उनके 2 छोटे बच्चे थे। राजेश और अनुपमा की शादी साल 2002 में हुई थी। हालांकि वे रहने वाले दिल्ली के थे, मगर वे कुछ साल पहले राजेश की नौकरी के कारण देहरादून शिफ्ट हो गए थे। शादी के शुरुआती कुछ साल तो वे लोग बहुत खुश थे, मगर जैसे जैसे समय बीता पति पत्नी के बीच काफी नोक झोंक शुरू हो गई, जिसका पता अनुपमा के मायके में भी था। ऐसे ही करते करते साल 2010 अक्टूबर का महीना आ जाता है। अनुपमा की एक आदत थी, वो रोज अपने मम्मी और भाई से फोन पे बातें करती थी, मगर 2-3 दिनों से अनुपमा ने अपने मायके में किसी से बात नहीं की थी। अनुपमा के मायके में भी इस बात से सारे लोग परेशान थे। एक दिन परेशान होकर के अनुपमा के भाई ने राजेश को फोन करके पूछा कि दीदी कुछ दिनों से किसी से बातें नहीं कर रही, वहां सब ठीक तो है? इधर राजेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। वो तुम तो अपनी दीदी को जानते ही हो, हमारी 2 दिन पहले किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और वो गुस्से में कुल्लू अपने दोस्त के यहाँ चली गई। तुम फिक्र मत करो, वो जैसे ही आती है मैं उससे तुम्हारी बातें करवाता हूँ। ये कहकर राजेश ने जल्दी में कॉल काट दिया। अनुपमा के भाई ने जब राजेश की बात सुनी उसे थोड़ा अजीब लगा, मगर यह भी सच था कि अनुपमा पहले भी कई बार राजेश से झगड़ा कर अपने दोस्त या रिश्तेदारों के यहाँ चल जाती। ऐसा फिर काफी दिनों तक हुआ। अनुपमा के घर वाले जब भी राजेश को कॉल करते वो इधर उधर की बातें करते, अपने बच्चों से अनुपमा के घर वालों की बातें करवाता, मगर जब भी अनुपमा के घर वाले अनुपमा के बारे में पूछते वो कोई ना कोई बहाने देता। यूं ही दिन बीते और 18 दिसंबर 2010 की तारीख आ गई। दोपहर का समय था। राजेश अपने बच्चों के साथ घर पे ही खेल रहा था कि तभी गेट पर कोई आया और गेट की कुंडी को खटखटाने लगा। राजेश ने घर के अंदर से ही आवाज लगाई, कौन? बाहर कौन है? राजेश मन ही मन ये सोच ही रहा था कि अभी दोपहर के वक्त कौन हो सकता है। तभी सामने से आवाज आई, जीजू मैं संदीप, जल्दी दरवाजा खोलो। ये सुनते ही राजेश जोर कदमों से गेट की तरफ बढ़ा और गेट को खोलने के साथ ही एक ठोस आवाज में पूछा, अरे साले साहब आप यहाँ, वो भी बिन बताए, ऐसे अचानक? संदीप बिना कुछ कहे ही घर के अंदर घुस गया और जोर जोर से दीदी दीदी कहाँ हो आप चिल्लाने लगा। तभी उसकी नजर बच्चों पर जाती है जो कि अपने मामा को देख काफी खुश थे। तभी पीछे से राजेश तेज कदमों से संदीप की ओर बढ़ता है और पूछता है, अरे ये तो बताओ तुम यहाँ कैसे, वो भी अचानक? संदीप राजेश को कहता है, घर पे सारे लोग आपको पता भी है कितने परेशान हैं। 2 महीने से दीदी से किसी की बात नहीं हुई है और आप यहाँ इतने आराम से हो। तभी राजेश पलटकर जवाब देता है, हाँ वो मैं। संदीप राजेश की बात को काटते हुए कहता है, आप कुछ ना ही कहो तो ही अच्छा होगा। इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक दीदी की कोई खबर नहीं आई है। आप बस मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए दीदी के गायब होने की शिकायत लिखवाने। राजेश पलटकर कहता है, ठीक है, मगर तुम इतने दूर से आए हो, एक काम करो, जाओ जाकर नहा लो। मैं भी अनुपमा के कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले लेता हूँ, फिर चलते हैं। अनुपमा का भाई और राजेश फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही निकल ही रहे होते हैं, तभी अचानक से अनुपमा के भाई के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देख अनुपमा का भाई चौंक जाता है। दरअसल मैसेज में लिखा हुआ था कि भैया मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अब आप सबसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, मुझे मत खोजो। मैसेज पढ़ते ही अनुपमा के भाई को कुछ अजीब सा लगा और उसने मन ही मन सोचा, दीदी ने अचानक ये मैसेज क्यों किया, वो भी आज। चौकी में जाते ही
उन्होंने वहाँ के ऑफिसर को सारी बातें बताई। पहले तो वहाँ के एसएचओ ने राजेश से पूछा, आपकी बीवी इतने महीनों से लापता है और आपने एक बार भी हमें बताने के बारे में नहीं सोचा। राजेश ने कहा, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, इसलिए मैंने सोचा वो आ जाएगी। खैर, एसएचओ ने अनुपमा के डिटेल्स उनसे लिए और कहा, अच्छा ठीक है, आप लोग वापस घर जाइए, हम अपनी तरफ से देखते हैं। अगले दिन सुबह सुबह एसएचओ साहब और 2 कांस्टेबल राजेश के घर पहुंचे और राजेश से कुछ और सवाल जवाब शुरू किए। मगर पिछले दिन से ही एसएचओ साहब को राजेश पर कुछ शक सा हो रहा था। उन्होंने पहले ही अपने कांस्टेबल को कह दिया था कि घर पर एक नज़र घुमा लेना जब तक मैं राजेश से कुछ सवाल पूछूं। ठीक वैसे ही एसएचओ साहब ने जब राजेश और उसके साले से सवाल करने शुरू किए, एक कांस्टेबल घर की चीज़ों की ओर देख रहा था। तभी कांस्टेबल की नज़र एक बड़े से फ्रिज पर गई और उसने राजेश से पूछा, अरे राजेश जी, एक बात बताइए, इतने बड़े फ्रिज से आप क्या करते हैं घर पे? आमतौर पे तो ये फ्रिज दुकानों पे होता है। ये बात सुनते ही राजेश के चेहरे की जैसे हवाएं ही उड़ सी गईं। सामने बैठे एसएचओ ने राजेश के चेहरे को देखा और समझ गए कि राजेश जरूर कुछ छुपा रहा है। एसएचओ साहब उठे और फ्रिज की ओर बढ़े। कांस्टेबल को इशारे में फ्रिज खोलने को कहा। पास ही में अनुपमा का भाई भी खड़ा था, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कांस्टेबल ने जैसे ही फ्रिज को खोला, राजेश फूट फूट कर रोने लगा। कांस्टेबल ने देखा कि फ्रिज के अंदर कई सारे छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग रखे हुए हैं। उसने उनमें से एक बैग को बाहर निकाला और जैसे ही उस बैग को खोला, उसमें से एक उंगली जैसी चीज बाहर निकली। वहां खड़े सारे लोग अब एक दूसरे को देखने लगे। एसएचओ साहब की भी अब हालत खराब हो गई थी। जैसे जैसे दूसरे बैग निकलते गए, उनमें से भी इंसानी शरीर के अलग अलग अंग निकलते रहे। किसी में हाथ के टुकड़े तो किसी में पैर के। संदीप यह सब देखकर समझ गया कि यह क्या है। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। खैर, पुलिस देर न करते हुए राजेश को अपने साथ थाने ले आई, जहां राजेश ने फूट फूट कर सारी बातें बताई। राजेश ने रोते हुए कहना शुरू किया, पिछले कुछ महीनों से मेरे और अनुपमा के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। हमारी हर दूसरे दिन लड़ाई होती थी। मुझे धीरे धीरे अनुपमा पर शक होने लगा था कि उसके संबंध किसी और के साथ हैं। मैंने अनुपमा को काफी बार फोन पर किसी से बात करते हुए भी देखा था। एक दिन जब मैंने अनुपमा से इस बारे में बात करना चाहा, तो वह मुझसे ही झगड़ने लगी। गुस्से में मेरा खुद पर संतुलन नहीं रहा और मैंने अनुपमा के सिर को जोर से दीवार पर मार दिया। अनुपमा की मौत तभी हो गई थी। थोड़ी देर बाद मैं अनुपमा के शरीर के पास बैठा रहा। फिर मैंने बच्चों से छुपाकर अनुपमा के शरीर को घसीटकर बाथरूम में ले आया। अगले दिन मैं बाजार चला गया और वहां से एक बड़ा सा फ्रिज खरीद लिया। फिर मैंने उस रात को बच्चों को सुलाने के बाद बाथरूम में सारी रात अनुपमा के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बैग में भरकर फ्रिज में रख दिया। फिर जब भी मुझे समय मिलता, मैं एक एक कर उन बैगों को उठाता और पास वाली नहर में फेंक आता। और जब संदीप अचानक से मेरे घर आया तो मैं डर गया था। मैंने उसे कहा, तुम फ्रेश हो लो। तब तक मैंने ही अनुपमा के फोन को ऑन कर उसे मैसेज भेज दिया ताकि वह पुलिस के पास न जाए। राजेश की बातें सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। यह कहानी अपने समय की एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।